डेरा बुगटी बलूचिस्तान की तहसील है जो कोयटा से 363 किलोमीटर दूर मौजूद है। 1910 में बरतानिया के एक साइंसदान ने डेरा बुगटी में खुदाई की और यहाँ से करोड़ों साल पुराने डायनासोर की हड्डियों को फाइंड किया। इन हड्डियों के मेजरमेंट से पता चलता है कि ये एक बहुत बड़े डायनासोर की हड्डियाँ थी जिसने उस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस एरिया में डायनासोर की हड्डियाँ मिल सकती हैं। बलूचिस्तान से मिलने वाले एनिमल के फॉसिल्स को बलोची थ्योरियम भी कहा जाता है, लेकिन बाद में इस एरिया में ज़्यादा तहकीक ना हो सकी और फिर 52 साल बाद 1962 में बलूचिस्तान के ही इलाके से डायनासोर के मज़ीद फॉसिल्स मिले। इस दरियाफ्त से पूरी दुनिया का ध्यान बलूचिस्तान की तरफ गया और फिर कई साइंसदानों ने पाकिस्तान आकर यहाँ मज़ीद फॉसिल्स को फाइंड करने का फैसला किया और फिर 1990 में फ्रांस का एक साइंसदान बलूचिस्तान आया और पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री और नवाब अकबर खान बुगटी ने इस साइंसदान की मदद की। नवाब अकबर बुगटी ने इस साइंसदान को कई मजदूर फराहम किए और कई दिनों तक इसने डेरा बुगटी के पहाड़ी इलाके के करीब खुदाई की और फिर इसे डायनासोर की एक उंगली मिल गई जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी दरियाफ्त थी। अब 3 बार पाकिस्तान में डायनासोर के फॉसिल्स मिल चुके थे। पहला फॉसिल्स 1910 में मिला और फिर 1965 में और फिर 1990 में। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर ये फॉसिल्स किस तरह के डायनासोर के थे। साइंसदान का कहना है कि 8 से 6 करोड़ साल पहले बड़े आज़म एशिया एक ऐसी जगह थी यहाँ डायनासोर की बहुत बड़ी तादाद रहती थी। उस वक्त यहाँ बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करते थे। ये एरिया सेम ऐसे था जैसे आज अमेज़न जंगल है। साइंसदान का कहना है कि उस वक्त इन जंगलात में गैंडे जैसे डायनासोर हुआ करते थे जिनके फेस पर सिंग नहीं हुआ करता था और वो जानवर पौधे खाते थे। और जो फॉसिल्स बलूचिस्तान से मिले हैं वो इसी गैंडे के हैं। मिलने वाले फॉसिल्स को देखते हुए साइंसदानों ने कहा है कि उस वक्त इस तरह के गैंडे का साइज 25 मीटर से ज्यादा था और इनका वजन 20 टन से भी ज्यादा था। 8 से 7 करोड़ साल पहले यहाँ बहुत बड़ा जंगल मौजूद था और यहाँ से बड़े बड़े दरिया बहते थे। फ्रांस से आने वाले साइंसदान ने 200 मुरब्बा किलोमीटर के एरिया में 40 से ज्यादा प्लेसेस पर खुदाई की। इसे गैंडे जैसे डायनासोर के फॉसिल्स के अलावा कई साल पुरानी मछली, मगरमच्छ और कई दूसरे जानवरों के फॉसिल्स मिले। उस साइंसदान का कहना है कि बलूचिस्तान के एरिया डेरा बुगटी में डायनासोर के बहुत ज्यादा फॉसिल्स मौजूद हो सकते हैं। उस साइंसदान ने मजीद ये भी कहा कि इस एरिया से हमें जो हड्डियां मिली हैं उन पर बहुत बड़े मगरमच्छों के दांतों के निशान थे, यानी वो हड्डियां करोड़ों साल पुराने गैंडे जैसे डायनासोर की थी जो पौधे वगैरह खाते थे और इनका शिकार उस वक्त मौजूद बड़े बड़े मगरमच्छ करते थे। इसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के एक साइंसदान मोहम्मद सादिक को 2001 में बारखान से 35 किलोमीटर दूर पुत्ताकीर के एक मुकाम की चट्टानों के नीचे से कई फॉसिल्स मिले। आज तक बलूचिस्तान से जितने भी फॉसिल्स मिले थे इनकी हड्डियों को जोड़कर एक ढांचा बनाया गया, लेकिन वो ढांचा मुकम्मल ना हो सका क्योंकि उन फॉसिल्स में कई डायनासोर की हड्डियां थी जिनमें से किसी का साइज छोटा था और किसी का साइज बड़ा था। लेकिन पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में इसी एनिमल का एक मुजस्मा रखा हुआ है जिसे मिलने वाले फॉसिल्स को स्टडी करके बनाया गया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साइंसदान का कहना है कि इनका वजन 20 टन से भी ज्यादा हुआ करता था। इसके अलावा बलूचिस्तान से एक ऐसे एनिमल के फॉसिल्स मिले थे जिसने सबको हैरान कर दिया। इस एनिमल का नाम लीमर था जिसकी आंखें बहुत बड़ी थी। ये एनिमल सिंध में सांगर के साहिल पर पाया जाता था, लेकिन इसकी हड्डियां बलूचिस्तान से मिली जिसकी वजह से साइंसदान बहुत ज्यादा हैरान हुए। बलूचिस्तान के जिला चाकी में एक एरिया है जिसका नाम रैकोडिक है। ये एरिया कोयटा से 561 किलोमीटर दूर शुमाल मगरब में ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास मौजूद है। इस एरिया में रेत के टीले और कई पहाड़ मौजूद हैं। ये पहाड़ों का एक सिलसिला है। रैकोडिक को रेतली पहाड़ी कहते हैं। 1978 में जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान इस जगह को स्टडी कर रहा था तो उनको इस एरिया में सोना मिला, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। जब उन्होंने इस जगह को मजीद स्टडी किया तो यहाँ सोने की मिकदार के बारे में जानकर उनका दिमाग चकरा गया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक यहाँ इतना सोना है कि अगर उस सोने को निकाल कर बेचा जाए तो पाकिस्तान का शुमार अमीर तरीन मुल्कों में होगा। साइंसदान के मुताबिक
ये दुनिया का 5वां बड़ा सोने का ज़खायर है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 1656 मिलियन टन सोने और 1352 मिलियन टन तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। ये इतना सोना है कि अगर इसको निकाल लिया जाए तो पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तान जिस पर बहुत ज्यादा कर्ज है वो इस सोने को निकाल क्यों नहीं रहा। असल में ये सोना पहाड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में मौजूद है। उन टुकड़ों को बाहर निकालने के लिए बाकी पत्थरों को भी तोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से रेत और बजरी के टुकड़े इस सोने के साथ शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस सोने को यहाँ से बाहर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इस अमल को करने पर बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। इस सोने को पहाड़ों से बाहर निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहले मेथड में पत्थरों में खुदाई करके काफी मटेरियल को इकट्ठा किया जाता है। इस मटेरियल में छोटे बड़े पत्थर, रेत, बजरी और सोना मौजूद होता है। मटेरियल को निकालने के बाद अगला काम सोने को बाकी चीजों से अलग करना होता है। इस मटेरियल को दरिया या किसी झरने के पास मशीन के जरिए से गुजारा जाता है, जिसमें रेत पानी के बहाव की वजह से आगे बह जाती है, जबकि सोने के ज़रात भारी होने की वजह से नीचे लगी चालियों में रह जाते हैं और साथ ही छोटे छोटे पत्थर भी रह जाते हैं। फिर बड़ी महारत से इस सोने को पत्थरों से अलग कर लिया जाता है। इस काम को करने में बहुत ज्यादा टाइम, पैसा और बहुत भारी मशीनें चाहिए होती हैं, जिसके बाद ही सोने को रेत के टीलों और पहाड़ों से निकाला जा सकता है। इस मशीन को प्लेसर माइनिंग कहते हैं और ये अमल बहुत ज्यादा महंगा होता है और इस प्रोसेस को पाकिस्तान की हुकूमत के लिए करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरे तरीके में पहाड़ों में सुरंगें बनाई जाती हैं और फिर हाथों से चट्टानों को तोड़कर सोने को बाहर निकाला जाता है। ये काम भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसमें लोगों के मरने का बहुत ज्यादा रिस्क होता है, इसीलिए सोना निकालने वाली कंपनी पहले मेथड को ज्यादा प्रेफर करती है। ये बात भी मैं आपको बता दूं, यहाँ सोना होगा वहाँ तांबा भी होगा। सोना निकालते वक्त तांबा भी निकलेगा और फिर इन दोनों की पहचान करके सोने और तांबे को अलग अलग किया जाता है। सोना सिर्फ रैकोडेक के एरिया में ही मौजूद नहीं है, बल्कि जिला चाकी के बाकी एरियाज में भी सोने के ज़खायर मौजूद हैं। इसी जिला के एक और टाउन संदक में भी चाइनीज कंपनी सोने और तांबे के ज़खायर पर काम कर रही है। इस एरिया से हर साल 7.25 टन सोना और तांबे को निकाला जा रहा है। ये बात आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2002 से लेकर 2015 तक यहाँ से $2 अरब का सोना और तांबा निकाला जा चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त 50 ऐसी प्लेसेस को फाइंड किया गया है, यहाँ सोना मौजूद है। इन 50 में से 40 प्लेसेस बलूचिस्तान में ही मौजूद हैं। अगर मैं बात करूं रैकोडेक की, तो पाकिस्तान और अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक यहाँ 1 से 3 अरब डॉलर का सोना और तांबा मौजूद है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ सोने और तांबे के अलावा कई और मादनियात भी पाई जाती हैं। अगर उनकी वैल्यू को भी ऐड किया जाए तो ये अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर 260 बिलियन डॉलर्स की मादनियात मौजूद हो सकती हैं। ये जगह क्वेटा से 140 किलोमीटर दूर मौजूद है। वहाँ पर बहुत सारी एंशिएंट प्लेसेस मौजूद हैं। जब उन प्लेसेस को स्टडी किया गया तो वहाँ से बहुत सारी चीजें मिलने लगी और फिर उन चीजों की डेटिंग की गई, जिनकी उम्रें देखकर साइंसदानों के होश उड़ गए। उनमें से कुछ चीजें 2600 BC की थी और कुछ चीजों की डेटिंग 7000 BC की कैलकुलेट की गई, यानी ये चीजें 9000 साल पुरानी थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यानी पाकिस्तान में लोग एंशिएंट सिविलाइजेशन से भी पहले के रह रहे थे। इसके बाद हम चलते हैं पाकिस्तान से 3751 किलोमीटर दूर तुर्की में। 1960 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और इस्तांबुल यूनिवर्सिटी ने तुर्की की एक जगह को फाइंड किया और जब वो इस जगह की पहाड़ी पर पहुंचे तो उनको लाइमस्टोन का कुछ टूटा हुआ मलबा मिला। असल में पहाड़ी इलाकों में लाइमस्टोन्स का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसकी वजह से उन लोगों ने अपने थीसिस में इन स्टोन का जिक्र तो किया, लेकिन उन्होंने इन लाइमस्टोन्स को एक खंडरार कब्रिस्तान की तरह जाहिर किया। इस थीसिस को पढ़ने के बाद क्लॉस स्मिथ नाम का एक आदमी यहाँ पर मजीद डिस्कवरी करने के लिए 1994 में इस जगह पर आया, तो उसने नोटिस किया कि ये स्टोन्स किसी कब्रिस्तान के नहीं हैं, बल्कि इस पूरे एरिया को खुद बनाया गया है, जिसकी वजह से उसको शक हुआ कि इस इलाके के नीचे और भी चीजें हो सकती हैं। वो 1 साल के बाद 1994 में वो एक बार फिर से अपनी पूरी टीम के साथ
यहाँ आया और जब उसने इस एरिया की खुदाई की तो उनको जमीन के नीचे बहुत सारे पिलर्स मिले जिनको एक सर्कल में बनाया गया था। यहाँ मजीद खुदाई करने पर उनको कुछ ऐसी चीजें मिली जिनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह कोई टेम्पल हो। जब उस जगह की डेटिंग की गई तो पता चला ये जगह भी 9000 BC की है, यानी ये जगह 11000 साल पुरानी है। इसके पास एक और छोटी जगह है जिसका नाम कैटलहुयाक है। यहाँ पर कई चीजें ऐसी मिली जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये लोगों के घर हों। जब इस जगह की डेटिंग की गई तो ये जगह 7500 BC की थी, यानी 9000 साल पुरानी, जिससे ये पता चलता है कि ये भी एक सिविलाइजेशन है जो बहुत ज्यादा पुरानी है। इसके बाद बात करते हैं स्टोनहेंज की। इसकी तस्वीरों को आपने कई बार इंटरनेट पर देखा होगा। जब इन पत्थरों की डेटिंग की गई तो ये भी 3100 BC पुराने थे। इतने ज्यादा पुराने होने की वजह से अभी तक किसी को नहीं पता चल सका कि इस स्ट्रक्चर को किसने खड़ा किया है। इससे पहले जिस जगह की मैंने बात की है अभी तक किसी को नहीं पता चल सका कि वहाँ कौन सी सिविलाइजेशन के लोग रहते थे, और ना ही इस स्ट्रक्चर के बारे में पता चल सका कि यहाँ पर कौन लोग रहते थे और इस स्ट्रक्चर को किसने बनाया। इस पिरामिड को देखें, ये इंडोनेशिया में मौजूद है। इसका नाम ये है। साइंसदान के मुताबिक इसके कुछ हिस्से को आज से 20,000 साल पहले इंसानों ने बनाया था। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इससे भी ज्यादा पुराने हो सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।